In the previous chapter, we discussed about gross national happiness, and today we are going to discuss about inflation. अब अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो every single society, every single economy faces inflation. Let's start with कि inflation है क्या और कितना कितने aspects हैं inflation के. So first is inflation is the persistent rise in the general price level of goods and services in an economy over a period of time. Persistent rise means लगातार, persistent लगातार, consistently बढ़ रहा है प्राइस किसी भी कमोडिटी का, गुड का, सर्विस का, किसी भी पदार्थ का, right? In an economy over a period of time, it leads to a decrease in the purchasing power of money. इससे आपकी खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, purchasing power of money decrease होती है. As each unit of currency buys fewer goods and services. पहले आप जितना खरीद सकते थे एक 10 रुपए के नोट से, उतना अब आप कम खरीद पा रहे हैं उस 10 रुपए के नोट से. अब कितनी तरह की इन्फ्लेशन होती है, अलग अलग तरह से इन्फ्लेशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं. तो पहले समझते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कॉजेस, और फिर हम देखेंगे बेस्ड ऑन रेट्स. दो तरह से हमने क्लासिफाई किया इन्फ्लेशन को, बेस्ड ऑन कॉज, बेस्ड ऑन रेट. सो बेस्ड ऑन कॉज में फर्स्ट वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन. अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होती है? When aggregate demand in an economy outpaces aggregate supply. Aggregate demand outpaces aggregate supply. That means demand आपकी बहुत बढ़ गई और सप्लाई कम रह गई. तो जब डिमांड बहुत बढ़ गई, सप्लाई कम रह गई, तो सेम चीज की प्राइस बढ़ गए. जब प्राइस बढ़ गए तो इन्फ्लेशन बढ़ गया. सिंपली पुट, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स. बिल्कुल सही बात है. बहुत सारा पैसा बहुत कम कमोडिटी को चेस कर रहा है, और इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक सिचुएशन आ गई जिसमें इन्फ्लेशन हुआ ड्यू टू डिमांड पुल, डिमांड बढ़ने से. नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में कॉस्ट क्या होती है? वेजेस, रॉ मटेरियल की कॉस्ट. सप्लाई चेन में कोई दिक्कत आ गई, सामान पहुंच नहीं पा रहा, लैंडस्लाइड हो गई उस जगह पे, बाढ़ आ गई, डिसरप्शन होने की वजह से कमोडिटीज की, चीज़ों की, पदार्थों की वैल्यू इंक्रीज हो गई. दैट्स कॉल्ड एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. उसी में एक है स्टैगफ्लेशन. अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है? ये एक स्पेशल केस ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है. इसमें इन्फ्लेशन कंबाइन कर रहा है स्टैग्नेंट इकोनॉमी के साथ. इकोनॉमी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, ग्रोथ लो है. स्टैगफ्लेशन एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है पॉलिसी मेकर्स के लिए. सो अगर ऐसा किसी इकोनॉमी में हो जाए कि वहाँ पे इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुकी है और ग्रोथ रेट बहुत लो है, तो उसको बोलेंगे स्टैगफ्लेशन. ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है पॉलिसी मेकर्स के लिए. नेक्स्ट है बेस्ड ऑन रेट्स. क्रीपिंग इन्फ्लेशन, फर्स्ट वन. क्रीपिंग वर्ड, क्रीपर्स हम यूज करते हैं प्लांट्स में. क्रीपर प्लांट्स उन प्लांट्स को बोलते हैं जो बढ़ते चले जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, मगर बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं. तो ये इन्फ्लेशन ऐसी है कि ये धीरे धीरे क्रीप कर रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, माइल्ड है, स्लो रेट है, 2 से 3% पर साल बढ़ रही है. हेल्दी होती है इकोनॉमी के लिए, इनकरेजेस स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट. किसी भी इकोनॉमी के लिए
क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज ऑलवेज गुड बिकॉज स्लो रेट पे बढ़ रही है। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होती है? वॉकिंग इन्फ्लेशन moderate rate, usually 3 to 10% per year. It's a warning sign for policymakers as it can destabilize the economy if left unchecked. That's a walking inflation. बढ़ी जा रही है मॉडरेट रेट पे 3 से 10%। तो ये जो वॉकिंग है, क्रीपिंग माइल्ड और स्लो है, वॉकिंग स्पीड बढ़ गई, गैलपिंग स्पीड अब बहुत बढ़ चुकी है तो बहुत हाई रेट हो गया, डबल ट्रिपल डिजिट में भाग रहे हैं 20%, 100%, ऐसे भाग रही है इन्फ्लेशन। तो गैलपिंग इन्फ्लेशन है, severely erodes the value of money and can lead to a loss of confidence in the currency. तो करेंसी की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो सकती है। हाइपर इन्फ्लेशन, an extreme and rapid increase in prices. Hyperinflation is extreme and rapid increase in prices, often more than 50% per month. मंथली बेसिस पे 50% ऊपर भाग रही है इन्फ्लेशन। Rare phenomenon है that can cause the complete collapse of a country's currency and economy. जर्मनी का एग्जाम्पल दे रखा है 1920s में, जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल दे रखा है 2000s में। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अब क्यों होती है इन्फ्लेशन? डिमांड साइड पे और सप्लाई साइड पे, दोनों का मिक्सचर ही इन्फ्लेशन कॉज करता है। डिमांड साइड फैक्टर समझते हैं, फिर सप्लाई साइड फैक्टर समझेंगे। इंक्रीज मनी सप्लाई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पॉपुलेशन ग्रोथ, राइज इन इनकम्स, ये 4 मेजर हैं डिमांड साइड फैक्टर्स। मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, सेंट्रल बैंक ने इंजेक्ट कर दिया मोर पैसा इनटू द इकोनॉमी, पीपल हैव मोर कैश टू स्पेंड विच बूस्ट डिमांड, तो उससे इन्फ्लेशन भागेगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्रोडक्शन लीड्स टू मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल, पुशिंग अप प्राइसेस। गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, उतना प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा और लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा पहुंच रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ, ग्रोइंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, सही बात है कि जितनी पॉपुलेशन राइज होगा उतना इन्फ्लेशन भी होगा। नेक्स्ट इज राइज इन इनकम, general increase in wages and salaries leads to higher disposable income, stimulating demand. जैसे ही वेजेस और सैलरीज इंक्रीज होंगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी और उससे डिमांड भी लोगों की बढ़ेगी। नेक्स्ट मूव टू सप्लाई साइड फैक्टर्स। सप्लाई साइड फैक्टर्स में आते हैं हमारे इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, जो हमने कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में पढ़ा था कि प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, लेबर की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कैपिटल कैन ट्रिगर इन्फ्लेशन, ऑल दीज थिंग्स कैन ट्रिगर इन्फ्लेशन। देन इज सप्लाई शॉक्स, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, डिजास्टर्स, वॉर्स, पैंडेमिक्स, उससे भी आपकी इन्फ्लेशन होती है। होर्डिंग, चीज़ों को होर्ड करके रखना, मतलब वॉर के टाइम पे लोग होर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। होर्डिंग का मतलब होता है सामान बहुत सारी तादाद में अपने पास रखना, जिससे कि जब प्राइसेस बढ़ जाएं तब वो सामान बेचें। ऐसा लोग करते हैं वॉर के टाइम पे, नेशनल डिजास्टर्स के टाइम पे, जो कि एब्सोल्युटली अनएथिकल है, नहीं कर सकते आप। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, इनसे इन्फ्लेशन बढ़ती है। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, अ वीकर डोमेस्टिक करेंसी मेक्स इंपोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव। हाँ, अगर आपकी मान लो रुपये की वैल्यू घट गई, इससे कैसे पता चलेगा आपके लिए? सारे इंपोर्ट्स जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से चीज़ें आ रही हैं, वो सारी हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगी, विच कैन लीड टू हायर प्राइजेस फॉर इम्पोर्टेड गुड्स एंड मटेरियल्स। अब आगे चलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन।
Inflation has both negative and in some cases positive effects on different segments of society and the economy. Negative effects देखते हैं. First is erosion of purchasing power. That's the most significant effect. Your money buys less than it did before. Next comes redistribution of income. Inflation harms those on fixed incomes and helps debtors. Debtors कौन होते हैं? देनदार. ठीक है. डेटर होता है देनदार, जो देता है पैसा, डेट देता है. मान लो आपने मुझसे 100 रुपए उधार लिए, आपने मुझसे उधार लिए तो आप हो गए क्रेडिटर, मैं हो गया डेटर. क्यों? क्योंकि मैंने आपको पैसा दिया. ठीक है. एज ए रीपे देयर लोन्स विद मनी दैट इज लेस वैल्यूएबल देन व्हाट दे बोरोड. ठीक बात है. सॉरी, यहाँ पे डेटर्स नहीं, सॉरी, मैंने डेटर्स को बोला लेनदार. लेनदार होते हैं. डेटर्स होते हैं जो पैसा लेता है, जो डेट में जाता है. डेटर का मतलब होता है लेनदार, नॉट देनदार. सॉरी सॉरी सॉरी, सो सॉरी. डेटर्स का मतलब होता है जो पैसा लेता है. आई एम सॉरी फॉर दैट. क्रेडिटर्स का मतलब होता है जो देता है पैसा. करेक्ट. अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए तो मैं तो क्रेडिटर बन गया. मैं तो आपको पैसा लेंड कर रहा हूँ, मैं क्रेडिटर हूँ. आप हैं डेटर. आपने मुझसे 100 रुपए लिया. ठीक है. तो आपका क्यों फायदा हो जाएगा? आपका इसलिए फायदा हो जाएगा क्योंकि आपने 100 रुपए तब लिया जब उस 100 रुपए की वैल्यू ज्यादा थी. अब इन्फ्लेशन हो गया, अब 100 रुपए की वैल्यू कम हो गई. तो तो आप तो फायदे में निकल गए. करेक्ट. इसलिए डेटर वो है जो पैसा लेता है और क्रेडिटर वो होता है जो पैसा देता है. ठीक है. अब आई होप मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया. मेरे को खुद ही बोलने के बाद समझ में आया कि नहीं, मैंने गलत बोल दिया है. ठीक है. तो debtors as they repay their loans with money that is less valuable than what they borrowed. Absolutely correct. It harms creditors and lenders. अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए, मैं घाटे में पहुंच गया भैया, आप तो फायदे में हो गए. इम्पैक्ट ऑन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. हाँ, पीपल विल लाइकली टू सेव लेस मनी, बट ऑफ कोर्स ही बात है. और अनसर्टेनिटी है. हाई वोलेटाइल इन्फ्लेशन क्रिएट्स इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, मेकिंग डिफिकल्ट फॉर बिजनेस टू प्लान एंड इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर. लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. और पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं? बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडरेट इन्फ्लेशन, वो जो हमने क्रीपर वाला पढ़ा था उससे, तो लो स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन से क्रीपिंग इन्फ्लेशन से, देखा आ गया ना, क्रीपिंग इन्फ्लेशन से कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय encouraging people to spend and businesses to invest rather than saving. Reduces unemployment. In some cases, mild increase in prices can encourage businesses to expand production, which leads to more jobs. Right. So that is it for today.